स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नरेगा के बारे में जाना था और उससे पहले कैसे जनरेट हो एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में जाना था। आज हमें मेनली 4 चीजों के बारे में समझना है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र के। अब नाम से समझिए, नाम क्या है? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, संगठित, असंगठित। नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है कि संगठित क्षेत्र के बारे में। इसमें देखा जाए तो एक फॉर्मल प्रोसेस है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक फॉर्मल प्रोसेस होती है, रेगुलेशन होता है वर्क का, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या बोलते हैं? द सेक्टर व्हिच हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्क इज टर्म्ड एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर से सुनिए ध्यान से। द सेक्टर व्हिच हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड regulations of work is termed as organized sector, जिसमें क्रियाविधि निश्चित हो, नियम हो, कानून कायदे हो, उसी चीज ऐसी तरीके से जो वर्क होता है उसको क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज। अब इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस के नाम आपको सुने होंगे। उसमें लोगों की वेज, लोगों का वर्किंग आवर, लोगों का काम, लोगों के टाइमिंग, हर चीजें शेड्यूल्ड रहती है। फैक्ट्रियों के लिए एक एक्ट आया था, फैक्ट्रीज एक्ट मिनिमम वेज एक्ट, और एक एक्ट आया था ग्रेजुएटी एक्ट, कि जिससे कि उनका किसी तरीके से हरासमेंट ना होने पाए और उनको उनकी वेज मिले और वो हेल्दी तरीके से अपना सारा काम करें। अब बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं कि जो कैजुअल लेबर के काम, कैजुअल लेबर जिसमें कि वो जितने दिन काम करते हैं उतने दिन की उनको सैलरी मिलती है, लेकिन वो उसी में खुश रहते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने काम का एंजॉय कर रहे हैं। फैसिलिटीज आप अपने हिसाब से सारी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो वो काम है। ऐसे ही शॉप के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया था, जिससे कि लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा करके वो अपनी शॉप को ओपन कर सकें। इसी तरीके से इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, जो इंडस्ट्रियां हैं, वो ऐसा काम करती हैं कि जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेड ना हो। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे होता है उस तरीके से सस्टेनेबल प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। आपने देखा होगा एक द टेकन केस ऑफ भावना। भावना के साथ क्या था? किसी इज एम्प्लॉयड नेशनलाइज्ड बैंक, वो राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करती थी। उसके लिए उसने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के बाद उसको 10 से 5 टाइम था काम करने का। एवरी मंथ उसको सैलरी मिल जाती थी और उस सैलरी से वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसकी पूरी फैमिली अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी और भावना की जो फैमिली थी वो अपने को सिक्योर फील कर रही थी। ऐसे ही अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, तो वो हैप्पी लाइफ सर्वाइव करेगा। अब दूसरी बात आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, जैसे एमएसएमई सेक्टर, जिसको आजकल इंडिया में लोग बोल रहे हैं मिनी एंड माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री। एमएसएमई सेक्टर एक तरीके से क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड। गवर्नमेंट ने जैसे इस समय कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज दिया है 20 लाख करोड़, उसमें से शायद 1.something लाख करोड़ रुपए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, जिससे कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको क्रिएट किया जा सके, वो बंद ना होने पाए, क्योंकि वही भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। अगर ये साइकिल टूटी तो हमारी जीडीपी क्रैश हो जाएगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि
द सेक्टर डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, जैसे उसमें जो भी प्रोसीजर और रेगुलेशन फॉलो करते थे आप, सेम उसी का उल्टा अपोजिट, द सेक्टर दैट डज नॉट फॉलो एनी रूल रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स इज टर्म्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें किसी भी नियम कानून कायदे का पालन नहीं किया जाता है, वो हमारा कैसा क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्मॉल और स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, स्मॉल स्ट्रीट शॉप, फस्कॉट, फुटपाथ वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, कैजुअल लेबरर्स, रिपेयर वर्कर्स एक्सेट्रा, ये सारी ऐसी कैटेगरियां होती हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करती हैं। इनके लिए कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, कोई वेज फिक्स नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे उसमें भावना की कहानी थी, इसमें आप देखेंगे कि राजू एक स्मार्ट टी कैंटीन चलाता है, राजू जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, उसके पास एक चाय की दुकान है, वो चाय की दुकान उसकी चाय की दुकान से ही वो अपना सारा काम करता है और जो भी चीजें होती हैं डेली बेसिस की उससे वो अचीव करता है। उस चाय की दुकान में ना उसको कोई मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, ना ईपीएफएसआई की सुविधा है, ना ही उसकी कोई परमानेंट सैलरी है, वो जैसे तैसे अपनी दुकान चला रहा है और अपनी लाइफ चला रहा है। अब दोनों का अगर कंपेरिजन करें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो बेटर कौन है, राजू की टी स्टॉल या भावना की बैंकिंग होगी? तो स्टूडेंट्स आप खुद कहेंगे कि हमें भावना के जैसे ही हमें सिक्योर्ड जॉब चाहिए, ना कि राजू के जैसे टी स्टॉल। अब दोनों में अंतर क्या है, जबकि दोनों का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी। आप देखेंगे कहीं भी सड़क पे बाहर निकल जाएं तो आप देखेंगे कि हर जगह पे आपको सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी बड़ी बड़ी मध्यम वर्ग तरीके की दुकानें आपको सजी सजाई मिल जाती है, उस पर लोग काम करते रहते हैं। बहुत सारे वेबर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, टूलर्स हैं, ये सारे लोग बार्बर्स हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं और अपना काम किसी तरीके से कर रहे हैं। और जैसे किसान को क्या मानेंगे, ऑर्गेनाइज्ड में मानेंगे या अनऑर्गेनाइज्ड में, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि किसान का ऑर्गेनाइज्ड क्यों है, क्योंकि उसकी प्रॉफिट पैटर्न फिक्स है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड कैसे है कि उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं रहता है, वो कभी किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने चला जाता है, कभी बागवानी में चला जाता है, कभी ये करता है। इस तरीके से उसके पास ना इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी, अगर इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, एचवाईवी सीड्स नहीं है, तो वो भी एक तरीके से इनफॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा है। अब ये तो बात हो गई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे दो सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज wherein resources are privately owned and are operated with a profit motive। प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसमें सब कुछ एक विशेष व्यक्ति का होता है, सारी पूंजी, सारा हर तरीके का इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल व्यक्ति का होता है, और जब वो काम होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसका सारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी उसी एक व्यक्ति के पास चला जाता है। इसमें देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में तो जैसे हमारा रिटेल ट्रेड है, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। उनकी सब कुछ चीजें अलग तरीके से हैं, वो अपने हिसाब से, जैसे प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं जैसे टाटा है, टिस्को है, बजाज है, रिलायंस है, बिरला टेक्सटाइल मिल है, जिंदल स्टील है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर दोज ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज whose resources are owned, controlled and managed by the government। पब्लिक सेक्टर ऐसा उद्योग है, ऐसा उद्यम है जिसमें काम सारे लोग करते हैं, लेकिन उसकी मालिकाना हक, उसका मालिकाना प्रॉफिट सब कुछ किसको जाता है, सरकार को। इसकी कुछ कंपनियां हैं जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचएमटी है, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, एलआईसी है, आरबीआई है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है,
बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियां हैं जो पब्लिक सेक्टर में आती हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट में देखिए क्या होता है। पब्लिक की मालिक गवर्नमेंट है, प्राइवेट की मालिक प्राइवेट का एक ओनर है, एक इंडिविजुअल पर्सन है। प्राइवेट में जो इनकम हो रही है वो सबकी सब एक व्यक्ति को जा रही है, वो सिर्फ सैलरी के अलावा किसी को कुछ देने वाला नहीं है। साल में एक आध बार बोनस दे देता है होली दिवाली दशहरे पे, और कभी भी इंक्रीमेंट वगैरह ये सब सिस्टम नहीं करता। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि आपको हर 6 महीने पे डीए आपका बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट लगता रहता है, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलती है, एचआरए है, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस होते हैं, वो सब मिलते रहते हैं। इस पब्लिक सेक्टर में लोग अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योर फील कम करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, बट उनकी अंदर एक मेंटालिटी हो गई है कि पब्लिक सेक्टर इज गुड, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट वेरी गुड। अब हमें ये समझना है कि ये जो चीजें हैं, अब प्राइवेट सेक्टर की इस समय ग्रोथ ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ कम है, तो इस जो गवर्नमेंट है वो भी अब थोड़ा सा लिबरल होकर के आज के लिबरलाइजेशन के जमाने में वो भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है। जैसे इस समय करंट टाइम पे भारत सरकार ने 151 ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर में देने का फैसला कर लिया है, वो 19 रूटों पे चलेगी। आप सोचिए कि अगर कोई प्राइवेट ट्रेन चलेगी तो उसका जो प्रॉफिट जाएगा वो एक को ही जाएगा, लेकिन अगर जो भारतीय रेल है जो पब्लिक सेक्टर में आती है उसमें पूरे एशिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली वो रेल है। भारत के लगभग कई करोड़ लोग पर डे ट्रेनों में ही यात्रा करते रहते हैं। तो ये बात हो गई पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे लेसन को समराइज करें, इस लेसन को सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के, तो इसमें हम लोगों ने मोटा मोटा सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर आया था। उसके बाद इकोनॉमिक नेचर के बेस पे हमने पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंस उसकी पढ़ी, फिर जीडीपी के शेयर के हिसाब से पढ़ा, उसके बाद हमने नरेगा पढ़ा, ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, अनऑर्गेनाइज पढ़ा, फिर लास्ट में हम लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस किया, पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। थैंक यू।